अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। लातादाद केसेस, गिरफ्तारियों और अदालती पेशियों में घिरी हुई पीटीआई के लिए आज का दिन एक और मुश्किल लेकर आया। अडियाला जेल में कैद पीटीआई के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने के बाद आज रिहा हुए और अभी उन्होंने अपना कदम जेल के अहाते से बाहर ना निकाला था कि रावलपिंडी पुलिस ने इंतहाई बहिमाना तरीके से उनको 9 मई वाकये में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के मनाजिर आज सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन की जीनत बने, जिनमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की और उनको धक्के देते हुए बख्तरबंद गाड़ी की तरफ घसीट लिया। ये किसी भी पीटीआई रहनुमा की जेल से एक मुकदमे में रिहाई के वक्त दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी का कोई पहला वाकया नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब हों, असद कैसर साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों और 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार दीगर कई रहनुमाओं को इसी सूरत हाल का सामना तवातुर के साथ करना पड़ा है। इस गिरफ्तारी के बाद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक खत लिखकर इस मामले का नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी है। मेहरबानो कुरैशी के खत के मुताबिक उनके वालिद को 23 मई को भी एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था। खत के मंदरजात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने 6 जून को शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के अहकाम जारी करते हुए यह लिखा था कि उनकी एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं है। मेहरबानो कुरैशी ने अपने खत में उसी अदालती फैसले का यह हवाला भी दिया कि शाह महमूद कुरैशी को एमपीओ के तहत किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। दिलचस्प बात, शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना उसी इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं जिसके खिलाफ पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया ना करने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दूसरी जानिब नून लीग के कैंप से पार्टी टिकट्स और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि इस वक्त नून लीग में 20 के करीब नशिस्तों पर तनाज़ा चल रहा है जिसको हल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि नून लीग की मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही नवाज शरीफ साहब ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया है। नून लीग का सियासी मकमसा तो अपनी जगह, मगर आज पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो साहिबा की 16वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने घड़ी खुदा बख्श में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए 10 नुकाती इंतखाबी मंशूर लॉन्च कर बिलावल की तरफ से ऐलान करदा मंशूर के मुताबिक इक़्तिदार में आने की सूरत में उनकी जमात 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेगी। तनख्वाहों को 5 साल के दौरान दुगना कर दिया जाएगा। गरीबों के लिए 30 लाख घर बनाए जाएंगे जबकि सैलाब मुतासिरीन के लिए 10 लाख घर तामीर किए जाएंगे। बिलावल ने हर बच्चे को तालीम तक रसाई और मुल्क भर में सेहत के प्रोग्राम को फैलाने का ऐलान भी किया है। सगे में आज का हमारा फोकस रहेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बहिमाना तरीके से गिरफ्तारी क्या पैगाम दे रही है। इस हवाले से हम उनकी अहले खाना का भी रद्द-ए-अमल जानेंगे। 10 नुकाती मंशूर का ऐलान करके बिलावल नून लीग पर सबकत ले गए हैं। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नवाज शरीफ और नून लीग जलसे करती क्यों नजर नहीं आ रही? नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनने के इशू पर नून लीग में कंफ्यूजन क्यों है? पार्टी टिकट्स का मसला नून लीग के लिए कितना बड़ा दर्द सर बन चुका है? और नून लीग की अंदरूनी सियासत और इंतखाबी हिकमत अमली पर सीनियर नून लीगी रहनुमा और साबिक वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब क्या राय रखते हैं? और नाज़रीन, इंतखाबात के से कबल ये इंतखाबी माहौल चार्ज्ड माहौल है, पोलराइजेशन भी बहुत है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी किया जा रहा है और जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दिए गए हैं वो स्क्रूटनी के अमल में हैं। कुछ के एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कुछ के पेपर्स पर, कुछ के जो है वो फ़ौरन ही एक्सेप्ट भी कर लिए गए। सो ऐसे मामलात में आगे अब क्या नज़र आ रहा है? एक सियासी जमात है जो अपना रोड मैप भी लॉन्च कर रही है आज ही के दिन और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर कहा जा रहा है कि टिकटों की तकसीम के भी हवाले से वो कुछ तजब्जुब का शिकार हैं। गुफ्तगू होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साबिक वफाकी वजीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज आज जो साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट एक बढ़ता गया, जमानत उनको मिलने के बावजूद आज जिस तरह से उनको धक्के देते हुए गिरफ्तार किया गया, पुलिस की जो ट्रीटमेंट थी टुवर्ड्स हिम, बतौर एक सियासतदान ख्वाजा साहब आपको कैसा लगा ये देखकर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल इससे कतई तौर पे इत्तफाक नहीं करता कि सियासतदानों या किसी को भी
एनी ह्यूमन बीइंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के वो किस तबके से ताल्लुक रखता है, पुलिस को एक जो एक इंसान की या एक ह्यूमन बीइंग की जो डिग्निटी है वो तब तक जरूर मेंटेन रखनी चाहिए जब तक वो रेजिस्ट नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत दफा गिरफ्तार हुआ हूँ, 90s में भी हुआ, उसके बाद की दहाई में भी हुआ, उसके बाद की दहाई में भी हुआ, स्टूडेंट लाइफ में भी हुआ। आप कभी रेजिस्ट ना करें। अगर आपको वो बाजू से पकड़ते हैं या आपको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं तो उसका तरीका ये है कि उनको कहें जी बिल्कुल मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और उनके साथ चले जाएं। ये अगर आप रेजिस्ट करें तो फिर ये पुलिस का एक नेचुरल रिएक्शन होता है जो हमारी पुलिस की ट्रेनिंग, आई डोंट एग्री विद दैट कि वो जबरदस्ती या धक्के दें जिस तरह आपने कहा, मैं बिल्कुल उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब पुलिस आपके बाजू को पकड़े या कुछ तब उनको कहें जी आप मुझे छोड़ दें, आप जिधर चाहते हैं मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। अभी मैं पीटीआई के उसमें गिरफ्तार हुआ था दौर में, 6 महीने जब मैं कैद भी रहा तो मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया था एम्बेसी रोड से। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी हम अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करता, आप चलें, कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। मैं चला गया उनके साथ गाड़ी में। तो अगर मैं रेजिस्ट करता तो डेफिनेटली मेरे साथ भी वही होता जो इस मुल्क में होता आ रहा है। ख्वाजा साहब, रेजिस्ट करने की तो सूरत हाल या सवाल तो रेजिस्ट का है ही नहीं। अदालत से उनके जमानत के ऑर्डर्स आ जाते हैं, बावजूद उसके उनको बार बार गुज़िश्ता रोज भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, डीसी रावलपिंडी ने उनके जो एमपीओ के तहत ऑर्डर्स जारी कर दिए, उनको नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद वो ऑर्डर्स वापस लेकर जब उनको रिलीज किया गया तो फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो जिस तरह शाह साहब खुद भी कह रहे हैं कि ये उनको सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए मैं ये सियासी तौर पे निशाना बनाने का इल्ज़ाम या सियासी तौर पे गिरफ्तार किया जाता है नहीं किया जाता, मेरा ख्याल है अगर वक्त के ऊपर सियासतदान जो है वो आवाज उठाए ना तो ये कभी ना, पर वक्त पे कोई आवाज नहीं उठाता। क्या किया जाए आप बताएं। तो जब आप इक़्तिदार में होते हैं, ओपोनेंट्स के साथ हो रहा होता है, आप खामोश होते हैं, जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं आपके साथ होता है, तो जो इक़्तिदार में होता है वो खामोश होते हैं, तो नेचुरली फिर इसी तरह से ये साइकिल चलेगी अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। और ये एड्रेस करने के लिए आप तो बार बार आवाज भी उठा रहे थे कि सबको मुतहर्रिक होने की जरूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को, सो ये मसाइल कभी एड्रेस नहीं हो सकते। देखिए ये बल्कि उस वक्त जब ये इक़्तिदार में थे तो मजाक उड़ाया जाता था, इन्हें तमस्कर उड़ाया जाता था, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ अस, और जिस तरह की कि जी मैं एयर कंडीशनर उतरवा लूंगा, मैं टेलीविजन ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, और यहाँ पे नहीं अमेरिका में बैठ कर कहा जाता था, फिर नकलें उतारी जाती थी। तो ये अब आप फिर भी मजम्मत, आप फिर भी बड़ेपन का मुजाहरा करें और आप मजम्मत कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट सियासतदान के साथ या किसी के साथ भी इस किस्म का ट्रीटमेंट नहीं रवा रखना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोई क्रिमिनल भी हो, लेकिन जब तक उसका जो है कोई मैं तो समझता हूं कि अगर किसी का गुनाह जो है वो साबित भी हो गया हो या जुर्म साबित भी हो गया हो तो ह्यूमन डिग्निटी जो है वो हर हाल में मेंटेन रहनी चाहिए। और जब आप हाईएस्ट ऑफिस में इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल करें अपने मुखालफों के मुतल्लिक कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो उस वक्त जब खामोश लोग रहते हैं तो ये हमारे साथ या किसी और के साथ या थर्ड पार्टी के साथ जो भी सियासतदान हैं सबके साथ ये हो सकता है, होता रहा है। सो इट्स अ विशियस साइकिल जिससे आपको भी उसी दायरे से गुजरना है। बट ठीक है ख्वाजा साहब, बिलावल साहब के अब ऊपर आ जाते हैं। बिलावल साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले जब वो तकरीर कर रहे थे
तो उन्होंने अपना 10 नुकाती जो इंतखाबी मंशूर है और जो माशी रोड मैप है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया, जिसके मुताबिक अब वो हुकूमत में आकर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, तनख्वाहें डबल कर देंगे, हर बच्चे को तालीम तक रसाई देंगे, सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर देंगे, मुफ्त इलाज गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देंगे। वादों समेत ये तमाम तरजीहात उनके इस इकोनॉमिक रोड मैप या इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर रोड मैप में शामिल है। सो ख्वाजा साहब, नून लीग इस वक्त किधर खड़ी है? डोंट यू थिंक ही इज टेकन अ लीड ऑन दैट? नहीं, मैंने 2-3 जो है मीटिंग्स तो नहीं, लेकिन मैं जो हमारे इरफान सिद्दीकी साहब जो इसका तैयार कर रहे हैं उनके साथ मेरी दो मीटिंग्स हुई हैं और मैंने अपनी सजेशंस भी दी हैं। लेकिन 2-3 रोज में या 4 रोज में हमारा भी आ जाएगा जो रोड मैप है। लेकिन हमारा रोड मैप जो है ना, वो जो हमारे 4 साल की हुकूमत है, 2013 से लेके 2017 तक 18 तक जो हुकूमत है, वो बजाते खुद एक रोड मैप की जो है ना उसका तयन करती है कि हमने उस 4 साल में कराची से लेके नॉर्दर्न एरिया तक, लोअरी टनल से लेके K4 तक और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट तक और दहशतगर्द के खात्मे तक, ये सारी की सारी मुल्क के तूलो अर्ज में जो कुछ हुआ वो हमारी एक जो कहते हैं शहादत जो है सामने है, एक एविडेंस सामने है। तो हम उसी रोड मैप को जो है ऑब्वियसली टाइम के साथ उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसी रोड मैप को इंशाल्लाह ताला परसू करेंगे। लेकिन ख्वाजा साहब 2017-18 का रोड मैप आप 2024 में देंगे आवाम को? नहीं, मैं कहीं परसू करेंगे अपडेट करके। मैंने अपडेट करके, मेरा पूरा फिक्र नहीं आपने। जी आप अपडेट करके लोगों को, और उसमें वो 16 माह जो पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी थी वो नहीं शामिल, क्योंकि वो भी बेला शहबाज शरीफ साहब आपकी जमात के सदर हैं, वो हेड तो कर रहे थे। नहीं, देखें, मैं तो एविडेंस की बात कर रहा हूँ ना। जो एविडेंस जो है जो बिजली के उसमें, सड़कों में, पानी में, दूसरे जो मसाइल थे जो उस वक्त दहशतगर्दी में, ये सारे मसाइल जो है 2013 से लेके 2018 की जो हमारी हुकूमत थी उसमें हमने ये हल किए थे, वो एविडेंस मौजूद थी। ये जो 1.25 साल की हुकूमत थी, इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। थ्रू आउट हम डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर लड़ते रहे और वो लड़ाई जो है उसमें एक तरफ हमने जो डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया, दूसरी तरफ सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी हमने जरूर प्रोवाइड की। जो है हमने जो क्राइसिस जो है उसको फर्दर जो है स्लाइड डाउन नहीं होने दिया या डीपन नहीं होने दिया। वो मैं उसमें जो है वो हमारे पास टाइम या वो फैसिलिटी या लग्जरी नहीं मौजूद थी कि जो 4 या 5 साल की हुकूमत में हमारे पास पहले मौजूद थी, कि टाइम था और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने परसू किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आवाम हमें मुंतखब करती है, हुकूमत में लेके आती है, तो हम उसको परसू करेंगे और उसमें जो चीज़ें जो है अपडेट करने की ज़रूरत है, जो आज की ज़रूरत के मुताबिक हैं, उनको जो है इंशाल्लाह ताला अपडेट करके, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो एनर्जी है। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वो हर सेक्टर में कंजर्वेशन है। राइट। जब तक आप कंजर्वेशन ही करेंगे, आप जितने मर्जी जो है डेवलपमेंट कर लें, वो रायगा जाएगी या 2 साल या 3 साल के बाद जो है वो मतरूक हो जाएगी, वो आउट ऑफ डेट हो जाएगी, वो उसकी यूटिलिटी जो है कम हो जाएगी। आपने जिस तरह से मेंशन किया कि कंजर्वेशन जो है वो प्रायोरिटी रहेगी, बट आज बिलावल जब कह रहे थे कि हर जिले की सतह पर जो एनर्जी पार्क्स हैं वो मुतारिफ कराए जाएंगे, वो लॉन्च किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, सो डोंट यू थिंक कि उस फ्रंट पे भी वो कवर करते हुए या लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, लीड तो अगर नेतृत्व तो उस वक्त नजर आने चाहिए आपको जो 15 साल में अगर सिंध में ये सारी चीजें हुई हैं, एविडेंस मौजूद है, तो फिर तो मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। मैं तो अपनी एविडेंस दे रहा हूं ना, मैं तो 4-5 साल की एविडेंस दे रहा हूं। उनके पास 15 साल से हुकूमत सिंध में रही है, कोई एविडेंस है तो बिल्कुल सर तस्लीम खम होगा। राइट। सो 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मद्देनजर रखते हुए फिर वो यानी कि रोड मैप जो है वो आवाम को बताएं भी और पेश भी करें। बट ख्वाजा साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो फैसला था, पीटीआई से जो बल्ले का निशान छीना गया और फिर पेशावर हाई कोर्ट का
फैसला सामने आया। अब आप पीटीआई से इंतखाबी निशान जो बल्ले का है वो छीनने से इत्तेफाक करते हैं, या फिर आपके नजदीक पेशावर हाईकोर्ट का जो फैसला था वो दुरुस्त था कि उन्हें बल्ले का निशान जो है वो बुरी तौर पर वापस तो कर दिया गया अभी? बहरहाल यही मैंने अर्ज किया है कि मैं जब लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं दे आर वो कंटिन्यू कर रही हैं, दे आर इन प्रोसेस, तो मेरा कमेंट करना बनता नहीं है। मैं तो जो भी कमेंट करूंगा सियासी करूंगा ना, मैं तो लीगल नहीं करूंगा, मैं तो सियासी करूंगा। तो अच्छा नहीं लगता कि मैं इस पे कमेंट करूं। लेकिन एक बात जो है वो मैं समझता हूं कि ये हमारे जो इंतखाबात होने वाले हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद भी है कि इसमें जो है आवाम की राय जो है उसको बिल्कुल फ्रीली विदाउट एनी एम्बिग्विटी जो है वो सामने आना चाहिए कि जी वो इस्तेमाल हुई है, वो एक्सरसाइज हुई है और उसके रिजल्ट्स जो हैं ये हैं आप लोगों के सामने। राइट। और आपने कहा कि आप अगर कमेंट करेंगे तो वो सियासी होगा, लेकिन आपका सियासी कमेंट इस पर क्या होगा? ख्वाजा साहब, किसी सियासी जमात से इंतखाबी उसका निशान ले लेना दुरुस्त फैसला है वैसे? देखें, ये हमारे माली में जो है इस किस्म की बहुत सी रवायात नज़ीर जी मिलती है, बिल्कुल रही हैं, और उसका कोई असर नहीं पड़ा। पीपल्स पार्टी से लिया गया, तलवार का लिया गया, तीर का दिया गया, वो अब तीर से रिकग्नाइज करते हैं। पीपल इवन डोंट रिमेम्बर, मेरी उम्र के लोगों को है याद कि उनके पास कभी तलवार का निशान था। तो मैं समझता हूँ ये एक सिंबॉलिक चीज है। इसमें जो अगर इलेक्शन कमीशन उसको कंटेस्ट कर रहा है, या आपने बताया कि 8 से 9 जनवरी तारीख पड़ी है, जी 9 जनवरी को, तब तक फैसला हो जाएगा। मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कोई कमेंट करके। राइट। बट ख्वाजा साहब, पीटीआई को अब जब चूंकि वो रिस्टोर तो बहरहाल हो गया, अगरचे बेकाजी उनके लिए रिलीफ है, लेकिन निशान अब वो मिलने के बाद अब वहाँ आपका मुकाबला इसी जमात के साथ ही है, और क्या ये एक 2 वे फाइट के तौर पे पंजाब में नजर आएगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो पंजाब से तो बहरहाल सफाया हो चुका है। देखिए, पीपल्स पार्टी भी एंटर हो रही है। मेरा ख्याल है कि बिलावल जो है वो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ और भी लीडरान उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं पंजाब से, वो टिकट भी दे रहे हैं। मुझे सियालकोट का नहीं पता कि यहाँ से पीपल्स पार्टी का कौन इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन बाकी जमातें मौजूद हैं। सियालकोट में जमात इस्लामी भी है, पीटीआई भी है। पीटीआई के बहुत से लोगों ने दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि यह हमारा पीटीआई से ताल्लुक है, और उसके अलावा भी पार्टीज हैं, मेरा ख्याल टीएलपी भी है। मुझे बाकी पार्टियों, लेकिन खासे लोग, लेकिन असल फाइट तो ख्वाजा साहब पीटीआई के साथ ही है बहरहाल आपकी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि मुकाबला जो है वो पीएमएलएन और पीटीआई में होगा। बाकी पार्टियों के भी यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, वोट बैंक है, लेकिन मेन जो ट्रेडिशनली जो पिछले तकरीबन 2 इलेक्शन से जो है ना, यहाँ पे मुकाबला जो है वो 2013 और 2018 में पीटीआई और पीएमएलएन में हुआ है सियालकोट में। राइट। ख्वाजा साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बड़ी खबरें सामने आई, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के मामले तक क्यों नहीं कोई खबर जो है या कोई ठोस प्लान अब तक सामने नजर आया? पंजाब में क्या उन्होंने सीटें ज्यादा मांग ली हैं, या नून लीग सिरे से ही अपनी सीटें इनके साथ शेयर करने को तैयार ही नहीं है, दिलचस्पी ही नहीं रखती? मुझे नहीं पता। ये हमारी पार्टी में कुछ, हमारी लीडरशिप के कुछ लोग जो हैं वो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुझे उसकी डिटेल नहीं पता। लेकिन जो है मेरा अपना ख्याल है कि ये हाइप जो है ज्यादा जो है मीडिया ने क्रिएट की हुई थी। जितनी ज्यादा ये उम्मीद और जितनी ज्यादा जो है इसका जो है जो तवक्कुआत जो है वो मीडिया ने क्रिएट की हुई थी। बाकी जो है जो भी पॉलिटिकल रियलिटीज हैं उनके मुतालिक जो है या उनकी बेसिस के ऊपर बातचीत दोनों पार्टीज में होगी, और जहां भी कोई सेटलमेंट होगा जो कॉमन ग्राउंड जो है क्रिएट करेंगे और उसमें हो जाएगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो बहरहाल, लेकिन नून लीग ख्वाजा साहब बहुत ज्यादा कीन, यानी कि आपकी गुफ्तगू से अगर ये अखज़ किया जाए कि बहुत ज्यादा कीन नहीं लग रही है। नहीं, मैं इस मौजू के ऊपर अपनी पार्टी में जो मेरे प्रोसेस है उसका बिल्कुल कथित तौर पर हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। मेरा कमेंट जो है हो सकता है मेरी पार्टी को नागवार गुजरे या दूसरी पार्टी को नागवार गुजरे,
तो मैं जरा मुहतात रहूंगा इस मसले के अंदर। राइट ख्वाजा साहब, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पे लेना एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी ख्वाजा साहब, ओवरऑल भी खबरें कुछ गर्दिश यही कर रही हैं कि नून लीग के अंदर टिकटों की तकसीम से मुतालिक भी इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है। खुर्रम दस्तगीर साहब का भी ये कहना है कि इस वक्त नून लीग में 20 के करीब निशस्तों पर झगड़ा चल रहा है, जिसको हल करने की कोशिशें हो रही हैं, एफर्ट्स हो रही हैं। अब ये किस हद तक दुरुस्त है? मुझे नहीं पता, खुर्रम दस्तगीर साहब जो है उनको बेहतर पता होगा। मैं तो सियालकोट में बैठा हूँ, मैं तो किसी दिन जाता हूँ, जो है धुंध वगैरह इजाजत देती है तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि 12 बजे के करीब तो धुंध जो है क्लियर होती है। उसके बाद जो है वहां से जल्दी निकलना पड़ता है सियालकोट के लिए, क्योंकि वापसी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन ये बड़ी नेचुरल बात है। हर इलेक्शन के ऊपर जो है, जो 7 इलेक्शन तो मैंने खुद जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उन तमाम इलेक्शंस में यही सिलसिला होता है कि आखिरी वक्त तक जो है टिकट्स की जो है 100% तकसीम जो है नहीं हो पाती, और नाराजगियां भी होती हैं, कहीं जो है लोकल लेवल के ऊपर स्प्लिट भी हो जाती है। ये तमाम पार्टियों के साथ होता है, दिस इज नॉट ओनली विद PMLN, ये दूसरी पार्टीज के साथ होता है। हमारे यहाँ तो फिर थोड़े कागजात हुए हैं। PTI वाले तो थोक के हिसाब से जो है उन्होंने कागजात सबमिट कराया। PTI किसको देती है, लीडरशिप किसको अकोमोडेट करती है। और ख्वाजा साहब, एक वो भी वक्त था जब मरियम साहिबा कहती थी कि इमरान खान साहब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, टिकट जो है वो लेकर तुम फिरोगे और लोग लेने वाले नहीं होंगे टिकट्स। लेकिन आपने भी जिस तरह से कहा कि जिस सतह पर जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए हैं उसमें लीड जो है वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती हुई दिखाई दे रही है। ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब को आपके ओपिनियन में जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ कोई देना चाहिए? क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब के पेपर्स तो कॉन्टेस्ट नहीं किए गए PTI की तरफ से, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के उस पर एतराज नून लीग ने जरूर लगा दिया है, उठा दिया है। मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन अगर मेरे कमेंट से पहले जो है जो मियां नवाज शरीफ के साथ 2018 में हुआ, कुछ ज्यादा देर तो नहीं गुजरी, 5 साल ही हुआ है, 5 साल हुआ है उसके गुजरे हुए, तो इलेक्शन ही लड़ने दिया गया था, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, पर मुझे सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी की, मुझे रिस्टोर कर दिया गया। हमारे बहुत से बंदे डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो ये भी एक रीत है, हमारी रवायत है हमारे मुल्क में, उसका क्या किया जाए। राइट, बट ख्वाजा साहब, लाइक आई सेड के नवाज शरीफ साहब के NA 130 के हल्के से नॉमिनेशन पेपर्स पे एतराज बहरहाल इमरान खान साहब की जमात की जानिब से नहीं आयद किया गया, बट आपकी जमात से जब ये एतराज उठाया गया, इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जो कि NA 122 के हवाले से उन्होंने जमा करवाए हैं, उस पर एतराज उठाया गया, तो उनको कहा गया कि वो सजा याफ्ता हैं और इसलिए इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, उनकी तोशाखाना केस में भी सजा खत्म नहीं हुई है। सो ये नून लीग ने जो एतराज उठाया है वो खुद ही उठाया है, या जो एक इम्प्रेशन है कि कहीं से दबाव भी आ सकता है? नहीं, हमारे पे इतराज के लिए क्या दबाव आना है, लेकिन मैं फिर एक सवाल पूछूंगा कि मेरे हर इलेक्शन पे मेरे खिलाफ मेरे मुखालिफों ने इतराज उठाए हैं, हर इलेक्शन पे विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये प्रोसेस है, ये आपके मुल्क में रवायात हैं, तो आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कोई डेवलप्ड डेमोक्रेसी है और उसमें जो है बड़ी अच्छी बातें होनी चाहिए, बड़ा लवी डबी होना चाहिए सबको आपस में। सो एक नेचुरल एक प्रोसेस है, और इस किस्म के जो एतराजात हैं वो भी उठते हुए नजर आएंगे। You have to live with it. You have to live with it, put up with it. बिल्कुल सही है। ख्वाजा साहब, मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने में देर कर दी। बिलावल साहब कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब ये कह रहे होंगे कि मुझे क्यों बुलाया, और फिर आपकी जमात के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि रिटायर्ड अफसरान नवाज शरीफ साहब के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, तो क्या मियां साहब को वाकई जमीनी हकायक का पता नहीं था और अब हकायक बहरहाल कुछ और दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई मुराद अली शाह साहब या बिलावल साहब कोई बातें कर रहे हैं, सियासत में इस तरह की बातें होती हैं, उनको माइंड भी नहीं करना चाहिए, बल्कि वन शुड टेक इट इन स्ट्राइड, यू नो।
बल्कि एंजॉय करना चाहिए ऐसे रिमार्क्स जो हैं। तो ऐसे रिमार्क्स, बट ये ग्राउंड रियलिटी के हवाले से ये असेस किया जा रहा था कि इस किस्म की सिचुएशन का सामना होगा नवाज शरीफ साहब को? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है सिचुएशन जो भी इस वक्त सामने है, हमारे पास उसकी असेसमेंट मौजूद थी। अगर कोई छोटी मोटी चेंज आती है तो हम अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी पॉलिसीज को। कोई ऐसी बात नहीं है। कोई मेरा ख्याल है कि ये जो जितनी भी धुंध है, वैसे भी धुंध है आजकल बहुत ज्यादा, तो बाकी भी धुंध जो है 4-5 दिन में छट जाएगी बिल्कुल। मैंने कल भी किसी कहा था, ये टिकटों की जब तक सिलसिला जारी रहेगा, नॉमिनेशन पेपर का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक इस किस्म की स्पेकुलेशन जो है, इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं जारी रहेंगे। सियासत में होता है। लेकिन ये आपके हरीफ ही नहीं कह रहे हैं साहब, बिलावल साहब ही सिर्फ नहीं कह रहे हैं, मुराद अली शाह साहब ही नहीं कह रहे, जावेद लतीफ साहब जो कि रहनुमा हैं आपकी जमात के, उन्होंने भी कहा है कि मैनिपुलेट करने की रिजल्ट्स को कोशिश की जा रही है, अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं कि मुतनाज़ा बनाए जाए इंतखाबी नताइज। उनको इतला होगी, मुझे इस किस्म की कोई इतला नहीं है। मैं सियालकोट बैठा हूँ, पता नहीं मुझे इतला नहीं पहुंच रही इस किस्म की। मुझे इस किस्म की कोई इतला नहीं। आपको कोई इतला नहीं है इस हवाले से? और आपने कहा कि 4 रोज में धुंध छट जाएगी, जिसके बाद एक्सपेक्ट किया जाए कि नून लीग फिर मैदान में और जलसे करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि 21 अक्टूबर के बाद से बहरहाल फील्ड में तो उस तरह से नून लीग जलसा करते हुए दिखाई नहीं दी। देखिए 31 तक जो है ये सारा प्रोसेस जो है ये बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा टीडियस प्रोसेस होता है। नॉमिनेशन पेपर्स का, स्क्रूटनी का, एतराज़ात का, टिकटों की जो बांट होती है उसका, तो ये 4-5 रोज और लगेंगे। सारी पार्टी ये फेस कर रही है, ये नॉट द ओनली पार्टी। तो ये उसके बाद जो है क्लियर कट जो है सब पता लगेगा कि ए के मुकाबले में बी लड़ रहा है, एक्स के मुकाबले में वाई इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी, बड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर एक इलेक्शन कैंपेन हो जाएगी, राब्ता जो है आवाम के साथ शुरू हो जाएगा, बल्कि ऑलरेडी शुरू हो गया हुआ है। तो ये इस किस्म की अनसर्टेनिटी या गुमगू की कैफियत जो है ये तब तक रहेगी। और ये मैं धुंध छटने की बात की, 4-5 दिन जो है इस तरह चलेगी। ये महर 31 या 1 जनवरी तक ये सिचुएशन जो है रहेगी। और पहले हफ्ते जनवरी के में जो है फुल स्विंग में आप देख सकेंगे ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो। और पहले हफ्ते में ही एक्सपेक्ट करें कि आपकी पार्टी का जो मंशूर है वो भी पेश किया जाएगा? तो जरूर इंशाल्लाह ताला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है पेश करेंगे। मैंने आपको बताया कि उसमें जो उसकी आउटलाइंस है, कुछ चीज रिवाइवल की जरूरत है यहाँ पे, मसलन रेलवे की रिवाइवल की जरूरत है, रोड ट्रांसपोर्ट कम करने की जरूरत है, आप सड़कों पर रश करने की कम जरूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को री इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जो है नापेद हो चुकी है पाकिस्तान में, जो है लाहौर में है, 1-2 और शहरों में भी है, शहबाज शरीफ ने स्टार्ट की थी मुल्तान में, पिंडी में। तो ये इस किस्म के जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इंट्रोड्यूस होनी चाहिए ताकि पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो, स्मॉग उससे कम होगी। इसी तरह फैक्ट्रियों का धुआं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके पास वसाइल मौजूद हैं, अगर लोग टैक्स नहीं दे रहे तो टैक्स लेने वाली मशीनरी जो है उसको लेने वाला बनाएं ताकि वो टैक्स इस्तेमाल जो है। आप देखें यहाँ पे रिटेल का सेक्टर जो है वो इतना बड़ा सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग से तो आप टैक्स ले लेते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी लैप्सेस होंगे, लेकिन रिटेल का सेक्टर जो है सबसे बड़ा सेक्टर है आपके मुल्क के अंदर, वो टैक्स नहीं देता, उसको उससे टैक्स लेना चाहिए। ये बड़े बड़े मेन पॉइंट्स हैं जो किसी भी पार्टी के मंशूर में होने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पॉपुलर हैं या अनपॉपुलर। अगर आपने इकोनॉमिकली सर्वाइव करना है तो ये सारी बातें आपको करनी चाहिए। आपको पानी कंजर्व करना चाहिए, पानी यहाँ पे वेस्ट होता है, हमारे पास अनलिमिटेड पानी नहीं है। इसी तरह आपकी जो फिजा है उसको क्लीन किया जा सकता है, लेकिन शहरों में जो लोग जो है आपको भी पता होगा, आप भी देखते होंगे, एक बच्चा गाड़ी में साथ ड्राइवर बैठा हुआ स्कूल जा रहा है, आपका क्यों कार शेयरिंग क्यों नहीं हो सकती, बसों के ऊपर क्यों नहीं जा सकते बच्चे, इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं हो सकती, रेलवे क्यों तबाह कर दी गई। ये सारी बातें हैं, इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगते, बिल होनी चाहिए। राइट, विल होनी चाहिए और जिसके बाद हम इसका नफाज भी देख सके। बट ख्वाजा साहब, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब भी होंगे, अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई ख्वाहिश का इजहार किया है? देखिए, ख्वाहिश का इजहार तो हम लोग ने करने हैं जो उनके वर्कर हैं, तो
इंशाल्लाह ताला वही होंगे उम्मीदवार वज़ारत उस्मा के, इंशाल्लाह। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वही उम्मीदवार होंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, अल्लाह ताला मेहरबानी जरूर करेगा और वो चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। राइट, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब गुज़िश्ता रोज कह रहे थे कि अब तक ये फैसला नहीं हुआ कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब होंगे या नहीं। ये मेरे नज़दीक तो वही उम्मीदवार हैं सिद्दीकी साहब के को आई डोंट नो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, लेकिन मेरे नज़दीक तो वो वाहिद उम्मीदवार है हमारी पार्टी से जो है PMLN की जो प्रीमियरशिप के लिए जो उम्मीदवार है। राइट, ख्वाजा साहब सियालकोट में इस दफा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं रेहाना डार साहिबा, उनके साथ मुकाबला दरपेश है, जिन्होंने आपके खिलाफ बहरहाल एक चार्जशीट जो है वो जारी कर रखी है। बतौर सियासी हरीफ आप इस टाकरे को किस तरह से एक तो देख रहे हैं, जबकि 2018 की अगर बात करें तो आपने उस्मान डार साहब को महज 1300 वोटों से हराया था। 2018 का जिस तरह इलेक्शन हुआ है वो भी हमारी एक तारीख का हिस्सा है। वो 1800 वोट से पे अगर मैं जीत गया तो वो भी एक गनीमत थी कि उन हालात में मैं 1800 वोट से जीत गया, जबकि पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब को लाने पे तुली हुई थी और उसको जितनी भारी कीमत जो है कौम ने या मुल्क ने अदा की है वो आपके सामने है। मैं उसको कमेंट करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। और कितनी देर उस 2018 के इलेक्शन की कीमत अदा करती रहेगी ये कौम जो है मुझे नहीं पता। इट कुड बी ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो इस दफा जो है खातून है मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, जरूर लड़ें, मैं उनको कौन रोक सकता है, किसी को भी कोई नहीं रोक सकता। मैदान खुला है, जो भी इलेक्शन लड़ेगा। मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह 7वां इलेक्शन है, अल्लाह ताला इज्जत आबरू रखे। लेकिन ख्वाजा साहब जिस तरह से जो सिचुएशन देखने में आई, ऑब्वियसली वीडियो फुटेजेस भी मौजूद हैं, उनके घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, उनके घर में पुलिस दाखिल जिस तरह से हुई, वालदा साहिबा के जिस तरह का उनका एक वो पैगाम सामने आया, सो ये आप नहीं समझते अलार्मिंग है? और ये सलूक जो है वो बहरहाल देख तो रही है। और मैंने लेना इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट किया है टीवी के ऊपर। मैंने आज उनको लीगल नोटिस भी दिया है और मैंने अतर मिनल्ला साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक कमेंट दिया था। मैंने एक ट्वीट के जरिए उनसे भी दरख्वास्त की है कि 3-4 चीजें जो है ना इनका जरूर जो है इंक्वायरी करवाएं, आप ऑर्डर करें, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे। उन्होंने भी कहा, डिमांड किया, मोहतरमा ने बेगम इम्तियाज डार साहिबा जो है उन्होंने भी ये डिमांड किया है कि सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके उन्होंने कहा था कि मैं उनसे मुतालबा करता हूँ। तो जब दोनों साइड से ये मुतालबा है तो करें, बिल्कुल करें कि वहां पे पुलिस दाखिल हुई, पुलिस ने क्या किया, जो उनकी ऑडियो सामने आई उसका फोरेंसिक करवा लें। ये भी मैंने डिमांड की है अतर मिनल्ला साहब से। साथ मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट की है, डिमांड तो नहीं मैं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त ही कर सकता हूँ। दूसरा मैंने उनको ये कहा है जी कि वीडियो कैमराज वहां पे थे, उनसे फिल्म जो है लें ताकि स्टैब्लिश हो सके कि वहां पे कोई ज्यादती हुई है, खुदा न खास्ता को मारदाड़ हुई है या मिसट्रीट किया गया बच्चों को, ख्वातीन को। उसकी मैं बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात है तो जरूर एविडेंस कलेक्ट करके एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ। मैं भी डिमांड करूंगा कि ऐसी कोई बात है, लेकिन ये फैक्ट साबित होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि मुझे वो इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, मेरा क्या ताल्लुक है वो भी डिटर्मिन होना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट को डिटर्मिन करना चाहिए कि मेरा क्या ताल्लुक है, या खाम खाई मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा 3 नुकात जो है मैंने अपने ट्वीट में ये थे। आज मैंने जो है उनको लीगल नोटिस भी दे दिया है। जो उनकी गुफ्तगू पिछले 10-12 दिन से चल रही है उसको बुनियाद बना के मेरे वकला ने उनको नोटिस दे दिया। राइट, और आखिर में ख्वाजा साहब, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहरहाल स्ट्रैटेजी जो इस वक्त एक नजर आ रही है उसमें वकला को उन्होंने फोरफ्रंट पे वकला नजर आ रहे हैं उनकी जमात से जिनका ताल्लुक है, और ऐसे में सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मुतालबा कर रही हैं। आपको इस वक्त लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो मैसर की गई है वो तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके हैं? यहाँ तो सियालकोट में किसी के कागजात नहीं रोके गए या किसी को कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एतराज़ात होते हैं, नहीं होते, वो भी हर आदमी को राइट है, कोई एतराज कर सकता है। मैं जिस तरह मैंने कहा है कि मैंने कोई अपना इलेक्शन नहीं किया जिसपे मेरे कागजात पे एतराज
ना हो। लेकिन हर दफा अल्लाह ने करम फजल किया, उसकी मेहरबानी से मैं इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता। तो राइट, पर ख्वाजा साहब साथ साथ कता कलामी की माफी, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 24 तारीख को जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं पंजाब के, उन्होंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया था, जिसमें वो ऑन रिकॉर्ड तमाम चीजें लेकर आ गए कि किस तरह से डीआरओज अपनी कानून के मुताबिक फराइज नहीं सर अंजाम दे रहे और सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है। बहुत एतराजात और कंप्लेंट्स उनको मौसूल हुई है, जिसमें नजर आ रहा है। और उन्होंने अपने खत में भी मेंशन किया कि आइन की खिलाफ वर्जी बाकायदा तौर पर की जा रही है। देखिए, उनके पास कंप्लेंट्स आई होंगी और उनका फर्ज है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन कंप्लेंट्स के ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है उन्होंने लिखा है, इंटरिम गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लिखा है। मेरा ख्याल है कि उनका फर्ज बनता था और उन्होंने अपना फर्ज जो है ठीक अदा किया है कि उन्होंने ये चीजें रेस की हैं। बट नून लीग सेटिस्फाइड है लेवल प्लेइंग फील्ड से इस वक्त? ख्वाजा साहब जी, नून लीग इस वक्त जो मौजूदा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, या प्लेइंग फील्ड जो आपके लिए है, वो इस वक्त आप समझते हैं कि लेवल है? नहीं, अभी आपने बताया था कि हमारी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो तो मुतनाज़ा, आपने कहा कि उनके पास शायद इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो आपसे आपका ओपिनियन जरूर इस पे मांग रही थी। इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, सियालकोट बैठा हूँ, अल्लाह का फजल है, ठीक है। कोई हर हालात में इलेक्शन लड़े हुए हैं, इसलिए कोई रोने धोने से गुरेज ही करते हैं। हर हालात में मुशर्रफ के वक्त भी लड़ा था इलेक्शन, 2002 इलेक्शन लड़ा था, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी इलेक्शन लड़ा, उससे पहले जो पुराने इलेक्शन हैं उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के वक्त भी इलेक्शन लड़ा, अयूब खान साहब के वक्त भी इलेक्शन लड़ा। तो ये मेरा ख्याल है कि let people decide. Now we are too close to the election, just a month away. तो अब बजाय इसके कि ये करना, कंप्लेंट करना कि भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फील्ड में खड़े हैं या स्लिपरी है फील्ड जो है, तो मैं इसको छोड़ के जो है whatever is available, one should make the most of it. One should make the most of it और फैसला फिर आवाम को करने दिया जाए 8 फरवरी को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साहब हमें प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वजीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त हमसे बात करते थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने जो उनके सियासी हरीफ हैं, उनके जो ओपोनेंट हैं, उन डार फैमिली को लीगल नोटिस सर्व कर दिया है। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिटर्मिन करे जो इल्जामात और जो चार्जशीट आयद की गई है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो मुलव्विस हैं, जो इंसिडेंट रूनुमा हुआ, जिस तरह से पुलिस उनके घर पे आई, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिटर्मिन जरूर करे कि कैसे उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें बनती है और दूसरा हकाइक मंजर आम पर आने चाहिए। दूसरा ये जो इंतखाबी मंशूर है नून लीग का, वो अगले 4 से 5 रोज में ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पहले हफ्ते जनवरी के वो अवाम के सामने पेश किया जाएगा और उसमें एक ठोस किस्म के इंतखाबी मंशूर के साथ नून लीग सामने आएगी। और साथ साथ ये भी कि 4 से 5 दिन में जैसी धुंध छट जाती है तो होपफुली नून लीग मैदान में भी नजर आएगी। अगरचे ख्वाजा साहब ने गुरेज किया, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की जो टिकट के मामले पे तकसीम के हवाले से मामलात सरफेस कर रहे हों या जो गुफ्तगू उनके दीगर लीडरान के सामने से नजर आ रही है, उस हवाले से बात करने से, उस पर कॉमेंट करने से गुरेज किया। और अगरचे वो कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों पे में इस किस्म की सिचुएशन जो है वो होती है या उससे गुजरना पड़ता है, लेकिन ऑन द होल वो कहते हैं रोने धोने के बजाय हर हालात में इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए और असल मुकाबला मैदान में होगा। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जिस तरह का पुलिस का रवैया सामने आया, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, जिसको तमाम लोग जिसकी मजम्मत करते हैं, जिस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ पेश आया, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और आज जिस तरह से साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, उस वाइस चेयरमैन हैं, उनको जिस तरह से जिस बेईमाना तरीके से गिरफ्तार किया गया अडियाला जेल से, उन्होंने पैगाम भी दिया। मैं चाहूंगी कि नाज़रीन को पैगाम दिखाएं, लेकिन आज उनकी फैमिली की जानिब से, उनकी साहबजादी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिखा गया है। उस खत की भी डिटेल्स के हवाले से हम आपको बताएंगे, चूंकि जब 23 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब को डिटेन किया गया था तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच की जानिब से ये फैसला सामने, ये ऑर्डर जारी किया गया था और उसको MPO के तहत जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं उसको कॉश कर दिया गया था। आज बावजूद उसके अदालती अहकामात की जिस तरह से सरीहन खिलाफ वर्जी और आज के दिन जिस तरह से देखी गई,
इस पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा कि शाह साहब को नहीं करना चाहिए था, गिरफ्तारी अगर करने आई अथॉरिटीज तो चुप करके गिरफ्तार होके चले जाना चाहिए था, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन इज इट रियली अबाउट रेजिस्टेंस? आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शाह साहब ने आज, और अगरचे परहैप्स एक इंप्रेशन यही था कि शायद वो मीडिया से गुफ्तगू करने चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था आइए सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राइट और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी और NA 150 और NA 151 की नामजद इंतखाबी उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मेहरबानो कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मेहरबान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेहरबानो साहिबा, आज तो सबसे पहले नाज़रीन को ये बताइएगा कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब की आज गिरफ्तारी अमल में आई, जिस बेईमाना तरीके से, और तमाम लोगों ने वो देखा, वो जिस तरह का एक सलूक उनके साथ बढ़ता जा रहा था, हुआ क्या था? तफसील से बताइएगा कि किसने गिरफ्तार किया और किस तरह से गिरफ्तार किया और ये ट्रिगर किधर से हुआ? उससे पहले कि मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं ख्वाजा आसिफ के ही एक कोट से शुरू करना चाहूँगी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, ये उन्होंने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो शायद उनको भी इस पे ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि उनको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए था, तो मेरे वाले तो रेजिस्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप वहाँ पे मौजूद होती हैं, आप उनकी पूरी गुफ्तगू शुरू से सुनती, तो जब वो बाहर आए, उन्होंने अभी वो जेल की हदूद के अंदर ही खड़े थे और उन्हें मालूम था कि जैसे ही मैं इस हदूद को पामाल करूँगा, एक कदम इस तरफ रखूँगा, तो मेरा जो अरेस्ट है वो मुतवक्के है, वो आके मुझे अरेस्ट कर लेंगे। मगर तो वो क्यों नहीं स्टेप कर रहे थे फॉरवर्ड? वो चाहते थे कि वो मीडिया से कुछ गुफ्तगू कर लें। उन्होंने पहले पुलिस वालों से यही कहा कि इस वक्त मैं आज़ाद हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत आज़ादी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जो जस्टिसेस हैं, अतर मिनल्लाह साहब, मसूद तारिक साहब और मंसूर अली शाह साहब, उनके ऑर्डर से मुझे रिहाई मिली है, बेल मिली है, ग्रांट हुई है। और अब बल्कि विल कम टू अतर मिनल्लाह साहब्स एडिशनल नोट बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उस खत में बिल्कुल बताया। तो उन्होंने कहा इस वजह से मुझे रिहाई मिली है। इन्होंने मुझे शाम को, मैं तो अब तैयारी कर रहा था कि अब रिहाई हो गई है, रोपकार जारी हो चुकी थी, तो अब मुझे रिहा करेंगे। इन्होंने आके मुझे कहा कि आपको जी MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया। तो उन्होंने कहा मैं चुप करके अपने सेल में चला गया, कभी उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। अब जब उन्होंने गुफ्तगू करनी शुरू की, पता नहीं वो क्यों इतना घबरा गए, पता नहीं किस बात से इतना डर गए कि वो क्या कहने वाले थे कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, पाउंस्ड, दे पाउंस्ड ऑन हिम। और तब भी बाबा ने कहा कि देखिए आप हाथ मत लगाइए, मुझे हाथ मत लगाइए। एक तरीका होता है, वो पाकिस्तान के वजीर खारजा 2 दफ़ा रह चुके हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे आपने खुद कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड, वो दुनिया की 10 बड़ी जमातों में से एक है, दुनिया की, उसके वो वाइस चेयरमैन है। आप इस तरह उन पर हाथ डाल रहे हैं, ना आप उनकी उम्र का, ना उनके रुतबे का आपको कोई लिहाज है, और ऐसे तो ऐसे नहीं होता। और बहैसियत एक बेटी, चूंकि आप वहां पर मौजूद थी, ना सिर्फ आप, आपकी फैमिली मेंबर्स, मेरी वालदा, मेरी 3 फूफियां, क्या सेंटिमेंट्स थे? क्यों मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मैं इनको चंद अल्फाज में किस तरह बयान करूँ, एंड आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। आई डोंट नो व्हाट टू से अदर देन द फैक्ट दैट आई एम डिसगस्टेड। एंड व्हाई एम आई डिसगस्टेड? हम सुप्रीम कोर्ट में जब बैठे थे, यही साइफर की जो बेल हेयरिंग थी, उसके अंदर अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि जी आप बेल, तो क्योंकि बेल की बात थी, तो अगर 2 साल से ज़्यादा का कोई हो तो उसमें बेल के कम चांसेस होते हैं, राइट? इतना तो मैंने भी सीख लिया अब। तो उन्होंने पूछा ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक नंबर 53A है, जो उम्र कैद है या सजाए मौत है, तो वो पूछे थे ये अट्रैक्ट कैसे होती है? क्योंकि इफ़ यू कैन गिव अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, इफ द प्रोसिक्यूशन कैन से दैट, मे बी इनको बेल ग्रांट ना होती, क्योंकि वो कहते ये तो सजाए मौत का केस चल रहा है, तो उनको बेल नहीं होनी चाहिए। बट उन्होंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ की, ये बताया कि मुतासिर हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ें, इसमें लिखा है बेनिफिट ऑफ एनिमी स्टेट।
तो आप बताइए कि इनके एक्शंस ने किस स्टेट को और किस तरह बेनिफिट किया। उस पे प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है, इट्स एन ओपन कोर्ट, वी कैन टॉक अबाउट इट, कि जी हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके अखबारात में मजाक उड़ा था। तो आज मुझे बताइए, आप पड़ोसी ममालिक में मजाक उड़ने पे अपने साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा को सजाए मौत देना चाहते हैं, और आज जो आप कर रहे हैं, आप पूरे मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं। और वो नेचुरली पूरी दुनिया भी इस वक्त देख रही है। बट मेहरबानो, डू यू नो कि वो किधर लेकर गए हैं शाह साहब को? नहीं, हमें बताया ही नहीं गया। मैं अब ये भी नहीं कहूंगी कि उन्हें अरेस्ट किया है, मैं तो ये कहूंगी कि उन्हें अगवा किया है। They have abducted him because we don't know कि वो कहाँ गए हैं। उनको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, वो थाने में नहीं है, किसी थाने में नहीं है। 2 थाने की पुलिस गाड़ियां थी, पुलिस ने कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया हमें। तो जब वो अरेस्ट हो रहे थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि MPO ऑर्डर जो है वो खत्म हो गया है। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि ये किसी नई FIR में, किसी नए केस में उनको अरेस्ट कर रहे हैं। शाम 7 बजे तक कन्वे किया गया था, जो आपने इसमें मेंशन भी किया है, जो रोपकार था वो इशू कर दिया गया, और तब हमें पता चला कि जी MPO ऑर्डर के तहत उन्हें नजरबंद कर दिया गया 15 रोज। तो अब जब हम सुबह गए हैं, हमें तो सिर्फ यही मालूम है कि MPO ऑर्डर है, और हमारे पास पिटिशन तैयार थी जो हम हाई कोर्ट में लेके जाना चाहते थे MPO को क्वाश करने के लिए। जो वकला है उनका ओपिनियन था कि एक दफा हम शाह साहब से पूछेंगे कि इस तरह प्रोसीड करना है, क्योंकि उनकी रजामंदी होनी चाहिए। राइट। अब इसके साथ साथ ही आपने ये जो खत आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखा है, और उनसे इस्तदा की गई है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारियां हैं, आईनी जिम्मेदारियां, और एक जो सेफ्टी है और शाह साहब की जो रिलीज है उसको यकीनी बनाएं। ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिनके हवाले से तौहीन अदालत का जो है वो दरख्वास्त भी आज ही के रोज जो है वो जमा भी करवा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको क्या उम्मीद है इस खत पे? देखिए, बात उम्मीद की नहीं है, बात है कि हमने हमेशा बात की है कि कानून के दायरे में रहते हुए आपने अपने जो कदम उठाना है कानून के दायरे में रहते हुए, और हमने हमेशा यही कहा है और हमने हमेशा यही कोशिश की है। इलेक्शंस के लिए भी हम हर कानूनी दरवाजे पे हमने दस्तक दी, तो आज भी हम वो अपनी तरह से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसे वो कहते हैं, ना उम्मीदी कभी नहीं होनी चाहिए, हमेशा उम्मीद होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आई स्टिल बिलीव इन द सिस्टम, आई स्टिल बिलीव इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। आई बिलीव कि हमें उनको स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है, तभी हम जाके एक मजबूत मुमलिकत बना सकते हैं, जबर से नहीं बनती। राइट। और जिस तरह से जो कुछ आप लोग जिसका सामना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक मजबूत आवाज़ के तौर पर आप सामने आई हैं, अपने वालिद साहब के लिए आप खड़ी हैं, इस निज़ाम पर आपका एतमाद बरकरार है, बावजूद इसके कि जो चैलेंजेस और जो कुछ मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है। और आपने जिस तरह से कहा कि आपको नहीं पता कि आपके वालिद साहब को वो कहाँ लेकर गए हैं, और आप इसको एब्डक्शन जो है वो कह रही हैं कि उनको अगवा किया गया है। शामिम कुरैशी साहब को बहुत शुक्रिया, मेहरबान कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इसी के साथ मेहरबान कुरैशी साहिबा, शामिम कुरैशी साहब की साहबजादी इस वक्त हमसे हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहीं, और जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम ख़त भी लिख लिया है, और उनसे भी इस्तदा की गई है, क्योंकि तमाम जो आइनी और जो लीगल ऑप्शंस हैं उसको बरोएकार लाते हुए ये एक लीगली ही मैटर को टेकअप करते हुए दिखाई दे रही हैं। और उम्मीद करती हैं कि अथॉरिटीज़ इस पर कोई ना कोई इसकी सुनवाई भी हो, और अदालती अहकामात जिसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है उस पर कोई एटलीस्ट नोटिस लेते हुए अदालतें अपने ऑर्डर्स को एटलीस्ट इन्फोर्स करते हुए इस मुल्क में नजर आए। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।